हेलो दोस्तों, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक नए बिंदु के साथ हम फिर से उपस्थित हैं और आज का जो नया बिंदु है हमारा वह है वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले पिछला जो हमारा वीडियो था उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे ताकि पिछला और ये वाला वीडियो एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। यदि दोस्तों हमने हर वीडियो में ऐसा प्रयास किया है कि पिछले वीडियो का या पिछले बिंदु का हम जिक्र चर्चा जरूर किए हैं। तो पिछला वीडियो हमारा था मेंडल के नियमों की पुनः खोज, और एक और था जिसमें जिस वीडियो में ये आपको बताया गया है कि मेंडल किस चीज़ के लिए दुर्भाग्यशाली रहे हैं, यानी जिन्होंने इतना बड़ा अपना योगदान दिया हो आनुवंशिकी के क्षेत्र में, उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण ये था कि उनको इस जीवन में जीते जी श्रेय नहीं मिला। तो पिछले वीडियो में इस बारे में हमने डिस्कस किया था और मेंडल के जो नियम थे उनकी पुनः खोज किन किन वैज्ञानिकों ने किया, ये बातें भी आई हैं। तो इस प्रकार से अब इसको आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे वंशागति का एक अलग सिद्धांत, जो पिछले जो सिद्धांत थे उनसे बिल्कुल अभिन्न, उनसे थोड़ा सा डिफरेंस और एक अलग प्रकार की धारणा जो ये कहती है कि वंशागति के लिए जिम्मेदार जो हैं वो गुणसूत्र होते हैं। जबकि अभी तक जितने वीडियो में हम सभी ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि वंशागति के लिए मूल आधार जो होते हैं वो जीन होते हैं। ठीक है ना। यद्यपि मेंडल के टाइम पर तो जीन जैसा शब्द ही नहीं था, उन्होंने तो कारक शब्द दिया था। ये बार बार हम आपको बता रहे हैं कि मेंडल ने जब अपने नियमों का प्रतिपादन किया है, प्रयोग किया है, तो उस टाइम पे जीन था ही नहीं। ठीक है ना, उसका जीन शब्द ही नहीं था, तो उन्होंने कारक नाम दिया था। बाद में जीन की खोज हुई। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक ये माना जाता था कि जीन जो हैं वही इस वंशागति के मूल आधार होते हैं, लेकिन अब जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें वंशागति का मूल आधार जीन न होकर के गुणसूत्र होगा, ऐसा हम सब समझेंगे। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ये समझते हैं कि वंशागति का जो मूल आधार जीन नहीं है, गुणसूत्र है, क्रोमोसोम्स है, कैसे। ठीक है ना। तो देखिए, ये बात तब की थी जब 1900 में मेंडल के नियमों की पुनः खोज हुई। ठीक है ना। और खोज होने के पश्चात तब तक सूक्ष्मदर्शी, एक अच्छे प्रकार का सूक्ष्मदर्शी, हाई पावर का सूक्ष्मदर्शी खोजा जा चुका था और कोशिकाओं का अध्ययन लोग कर रहे थे। यानी कोशिकाओं के बारे में और कोशिकाओं में होने वाली जो गतिविधि है, जो भी उसके अंदर क्रियाएं हो रही है, उन सभी का अध्ययन बहुत ही आसानी के साथ और बहुत स्पष्टता के साथ कर रहे थे। उसी टाइम पर 1902, उसी टाइम पर उसी समय में 1902 का जो समय था वह विशेष था। और इस समय में दो वैज्ञानिकों का सेट, दो वैज्ञानिक आपस में मिल करके, यानी वाल्टर सटन और थियोडोर बॉमेरी, ये दो वैज्ञानिक आए। ठीक है ना, वाल्टर सटन और थियोडोर बॉमेरी। अब आपको ये ध्यान रखना है कि इनका लंबा नाम है, इसलिए शार्ट में चलता है, सटन और बॉमेरी करके चलता है। इन्होंने 1902 और 3 के आसपास, एग्जैक्ट जो डेट थी वो 1902 की थी। ठीक है ना। 1902 में एक अलग प्रकार के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जिसको हम कहेंगे वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। अब यहीं से एक क्वेश्चन बन जाएगा कि वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत, इसको प्रतिपादित करने वाले वैज्ञानिक कौन है। तो आपको ध्यान रखना है वाल्टर सटन और थियोडोर बॉमेरी, या शॉर्टकट में तो सटन और बॉमेरी, जिन्होंने 1902 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत में मुख्य बातें क्या कही गई हैं, तो आपको स्पष्ट तरीके से हम बता रहे हैं कि इसमें इन्होंने ये कहा कि जो वंशागति होती है, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी जाते हैं, जो गुण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, वो उनका कारण, उनका वाहक कौन होता है, तो जीन ना होकर के कौन है, गुणसूत्र होता है। यानी गुणसूत्र वह इकाई है जिसके द्वारा आनुवंशिक गुणों का कैरियर किया जाता है, मतलब वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पहुंचते हैं। ठीक है ना। तो ये है वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत। अभी
अभी तक, इसके पहले तक ये था कि वंशागति के लिए जिम्मेवार कौन है? जीन है, ठीक है ना। लेकिन अब इनके अनुसार वंशागति का जो आधार है, वंशागति का कारण या वंशागति किसके कारण हो रही है, तो इसका कौन आधार है? तो गुणसूत्र है, ठीक है ना। ये बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा यदि देखें कि यदि थोड़ा इसको परिभाषित करने का प्रयास करें तो यहाँ क्या हो सकता है कि जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। ये तो आपको पता ही है। गुणसूत्र की संरचना यहाँ पे यद्यपि हम लिए हैं, थोड़ा सा आगे है, आगे के चैप्टर में, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बताएंगे हम। जीन कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं तथा गुणसूत्रों का व्यवहार ही वंशागति के नियमों की व्याख्या करता है। क्या कह रहा है ये परिभाषा में? इस सिद्धांत की मुख्य बात क्या है कि जीन जो होते हैं गुणसूत्र पर स्थित होते हैं। ये शायद हमको पता है, और नहीं पता तो जान लीजिए कि जीन जो होते हैं गुणसूत्र पर स्थित होते हैं, अर्थात जीन गुणसूत्रों के ऊपर स्थित हैं और यह गुणसूत्र से छोटे होते हैं तथा गुणसूत्रों का व्यवहार ही वंशागति के नियमों की व्याख्या करता है। सही सही जो वंशागति के नियमों की व्याख्या है वो कौन करता है? गुणसूत्र करता है। ये कौन है? क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में बताया जा रहा है। अब यदि गुणसूत्र हमने नहीं देखा है तो थोड़ा सा इस चित्र में देख लीजिए आप। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है ये क्या है? एक क्रोमोसोम्स है। और ये कैसा है? पूरा एक क्रोमोसोम्स है। इसमें देखिए 4 भुजाएं आपको दिख रही हैं, एक्चुअली में ये 2 भुजाएं हैं। ये क्या है? इसका क्या है? प्राथमिक संकीर्णन है। यहाँ से सेंट्रियोल है जहाँ से दोनों समजात जो गुणसूत्र है आपस में जुड़े हुए हैं। ये टीलोमियर कहलाता है। ये क्रोमैटिड है, क्योंकि गुणसूत्र जो होते हैं क्रोमैटिड से बने होते हैं। और ये क्या होता है? द्वितीयक संकीर्णन होता है। ये प्राथमिक संकीर्णन, ये द्वितीयक संकीर्णन, और अंतिम जो बिंदु है ये टीलोमियर होता है। टीलोमियर मतलब गुणसूत्र का अंतिम सिरा होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम आपको डिटेल अलग से वीडियो लेके आएंगे, क्योंकि अगला पार्ट इसी का है, गुणसूत्र का ही है, इसलिए थोड़ा थोड़ा यहाँ पे बता दिए। अब देखिए क्रोमैटिड जो होते हैं, क्रोमैटिड जो होते हैं ये डीएनए से बने होते हैं। कैसे? डीएनए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो गुणसूत्र होता है यह 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, डीएनए प्लस प्रोटीन। कौन सी? प्रोटीन। अब वो भी प्रोटीन कौन सी? हिस्टोन प्रोटीन। ये बात आपको ध्यान रखना है कि गुणसूत्र जो होते हैं ये डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो जीन होते हैं ये डीएनए का ही एक खंड होता है। जीन क्या होते हैं? डीएनए का एक खंड होता है। तो डीएनए और प्रोटीन से क्रोमैटिन बनेगा, क्रोमैटिन से क्या बनता है? क्रोमोसोम्स बनता है, ठीक है। तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि जीन जो है तो इसकी छोटी इकाई है, ठीक है। तो जो व्यवहारिक रूप से यदि देखें वंशागति का, तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होता है? गुणसूत्र होता है, ठीक है। ये इस थ्योरी के अनुसार, ठीक। अब देखो गुणसूत्र जो होता है प्रायः एक्स आकार का होता है, ठीक है। प्रायः का मतलब ये जब अपनी परिपक्व अवस्था में आता है तो वह एक्स आकार का होता है, वरना वो पतले धागे नुमा संरचना के रूप में होता है। यह डीएनए प्रोटीन हिस्टोन प्रोटीन का बना होता है, ये भी तो ठीक है। केंद्रक से कोशिका विभाजन के समय ये दिखाई देता है, यानी ये केंद्रक में ही स्थित होता है। गुणसूत्र कहाँ स्थित होगा? केंद्रक। कोशिका है, कोशिका के केंद्रक में कौन होता है? गुणसूत्र होता है, ठीक है ना। तो ये कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है, क्योंकि उस समय इनका बंटवारा होता है तो उस समय ये दिखाई देते हैं। ये तो बातें हो गई इससे संबंधित। अब यदि हम बात करें थोड़ा सा कि जो गुणसूत्री सिद्धांत है, ठीक है, वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत है, इसकी मुख्य बातें क्या है तो आइए देख लेते हैं। जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं, ये तो पता हो ही गया। जीन गुणसूत्रों के रैखिक क्रम में स्थित होते हैं। जीन जो होते हैं गुणसूत्रों में एक रेखा में स्थित होते हैं। जैसे गुणसूत्र है यहाँ, ये गुणसूत्र है, अब इसमें देखिए तो एक रेखा में स्थित होंगे, ऐसे ऐसे करके एक रैखिक क्रम में ये स्थित होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से गुणसूत्र जो जीन जो होते हैं वह गुणसूत्र में एक रैखिक क्रम में उपस्थित होंगे। समजात गुणसूत्र के जोड़े में जीन एक ही लोकस यानी एक ही स्थान पर स्थित होते हैं। अब होता क्या है कि जिस तरह से सेट में जीन होते हैं, हमने पिछले वीडियोज में देखा है कि जिस तरह से सेट में या जोड़े में जीन होते हैं उसी तरह गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। तो इन एक ही जैसे समजात यानी एक जैसे गुणसूत्र, जो एक जैसे स्वभाव एक जैसे व्यवहार वाले 2 गुणसूत्रों का जो एक सेट है उसमें जो जीन उपस्थित होते हैं वो अपने एक निश्चित स्थान पर यानी एक समान स्थान पर ही स्थित होते हैं। लोकस पॉइंट उनका समान होता है,
समझ में आ गई बात ना। मियोसिस के समय समजात गुणसूत्रों का पृथक्करण होता है। ठीक है, मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय पर जो समजात गुणसूत्र होते हैं वो क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं, क्योंकि गुणसूत्रों की संख्या उसमें क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। ठीक है, जिससे जीनों का पृथक्करण हो जाता है। इसी वजह से जीनों का क्या होता है, वहां पर पृथक्करण, क्योंकि समजात गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो निषेचन के समय युग्मकों के मिलने से जीनों का पुनः संयोजन होता है। अब निषेचन में क्या होगा, यहाँ पर क्या हो, मियोसिस में जब क्या हो रहा है, विभाजन हो रहा है युग्मक जनन के समय पर मियोसिस होगा, तो उस टाइम पर जो समजात गुणसूत्र होंगे, जैसे मान लीजिए एक गुणसूत्र ये हो गया, एक गुणसूत्र ये हो गया, अब ये दोनों समजात गुणसूत्र हैं, तो ये क्या होगा, एक इधर चला जाएगा, एक इधर चला जाएगा, यानी इसमें जो युग्मक बनेंगे उस युग्मक में केवल एक ही गुणसूत्र जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये लोकस पॉइंट, इनके समान पॉइंट पर दो जीन आसपास स्थित है, तो वो जीन भी क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, एक तो ये बात ये हो गई। दूसरा क्या होगा कि अब क्या है कि एक मेल से गुणसूत्र आएगा और एक फीमेल से गुणसूत्र आएगा। तो निषेचन जब होगा, ठीक है ना, जब निषेचन होगा तो क्या होगा, युग्मकों के मिलने से जीनों का पुनः संयोजन होता है। अब युग्मक क्या होगा, आपस में मिलेंगे। निषेचन में क्या होता है, युग्मक, एक मेल युग्मक हो गया, एक फीमेल युग्मक होगा, तो ये दोनों आपस में मिलेंगे, तो जब मिलेंगे तो जीनों का भी क्या होगा, संयोजन होगा। अब ध्यान यहाँ देने वाली बात ये है कि यहाँ पर जो जीन उपस्थित था, तो इस गुणसूत्र में जो जीन उपस्थित है वो इससे मिलता जुलता समजात भी हो सकता है और अलग भी हो सकता है। यदि वो समजात ही हो गया जीन, एक जैसे गुण वाला हो गया, तो समझ लीजिए उस गुण की अभिव्यक्ति होगी, और यदि ऐसा नहीं हुआ तो उस गुण की अभिव्यक्ति होने की संभावना कम हो जाएगी। अर्थात यहाँ पर निषेचन के समय पर जीनों का पुनः संयोजन होता है। फिर गुणसूत्रों का स्वतंत्र वितरण, यहाँ पर जो गुणसूत्रों का वितरण होता है वो स्वतंत्र तरीके से होता है, यानी समजात गुणसूत्र हैं या असमजात गुणसूत्र हैं, ये जब युग्मक जनन के समय जब ये युग्मकों में जाते हैं तो ऐसा नहीं कि मतलब एक गुणसूत्र दूसरे को प्रभावित करेगा, नहीं, ये स्वतंत्र तरीके से क्या करते हैं, इनका वितरण होता है। ठीक है, और इसी वजह से मेंडल का स्वतंत्र अभिवहन का नियम यहाँ पे लागू होता है, यानी गुणसूत्रों के लिए पूरा पूरा लागू होता है कि गुणसूत्र जो होते हैं वंशागत जब होते हैं तो स्वतंत्र तरीके से वंशागत होते हैं। ये तो कुछ इसकी मुख्य बातें हो गई, काहे कि जो वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत है। अब आइए थोड़ा सा इसको कुछ ग्राफ के माध्यम से हम समझते हैं कि और इसमें क्या चीज़ें दी है। अब एक यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में एक उदाहरण दिया हुआ है कि गुणसूत्र किस तरह से स्वतंत्र रूप से वंशागति करते हैं। तो देखिए, कोशिका चक्र में हमने 3 अवस्थाओं को देखा था, कौन कौन सी, G1, S और G2। ये G1, S और G2 ये 3 अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। ये कौन से, अंतरावस्था में G1, S और G2, और फिर इसके बाद विभाजन अवस्था आ जाती है। ये कोशिका चक्र की बातें हो गई। यदि कोशिका चक्र आप नहीं समझे हैं या समझना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जो 11वीं की जीव विज्ञान का प्लेलिस्ट है उसमें जाकर के इस कोशिका चक्र के वीडियो को देख सकते हैं। तो G1, G2 ये 2 कोशिका चक्र की अवस्थाएं हैं। यहाँ पर मुख्य अवस्थाएं ली गई हैं और यहाँ पे ये बताया गया है कि समजात गुणसूत्र, यहाँ पर देखिए एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा है। यहाँ पर ये जो गुणसूत्र है ये लाल वाला हरे के साथ है और पीला वाला लाल के साथ है। ठीक है ना, तो जब इनमें क्या होता है, अगली अवस्था थी G2 आती है, तो इनमें जो गुणसूत्र होते हैं ये डबल स्टैंडर्ड दिखने लगते हैं। तो इनकी क्या है, भुजाएं कितनी हो जाती हैं, 2, एक के जगह पर 2 भुजाएं दिखने लग रही हैं, यानी ये क्या हो जाते हैं, गुणसूत्र थोड़ा मोटे हो जाते हैं और एक जगह पर 4 गुणसूत्र दिखाई देने लगते हैं। ये G2 में होता है। ठीक है ना, आगे यदि हम अर्धसूत्री विभाजन की पश्चावस्था देखें, चूंकि सभी अवस्थाओं को नहीं दिखाया है, मुख्य अवस्थाएं जिनमें अंतर दिखाई देता है वो अवस्थाएं यहाँ पे ली गई हैं। तो यहाँ पर क्या स्थितियाँ आती हैं, देखिए अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट में देखिए, तो इसमें क्या होता है, दोनों जो ये गुणसूत्र है ये क्या है, कोशिका की मध्य रेखा पर दिखाई दे रहे हैं, कोशिका की मध्य रेखा पर इकट्ठे जोड़े के रूप में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना, फिर आगे अर्धसूत्री विभाजन जब पूरा अर्धसूत्री विभाजन 1 यानी पहला प्रथम कंप्लीट होता है और अर्धसूत्री विभाजन जब द्वितीय पूरा होता है तो कंडीशन क्या होती है, इसका विभाजन हो जाता है कोशिका का, और विभाजन होने के बाद 2 कोशिकाएं यहाँ पे बन जाती हैं, और 2 कोशिकाएं बनने के बाद यानी अर्धसूत्री विभाजन प्रथम में ही 2 कोशिकाएं बन गई।
ठीक है ना। और जब इनमें प्रथम में 2 कोशिकाएं बन गई तो देखिए यहाँ पीले के साथ लाल जा रहा है, यानी गुणसूत्र समझौत गुणसूत्र के जो हैं ये क्या है, कोशिका में जा रहे हैं। तो कैसे समझौत गुणसूत्रों का जोड़ा यहाँ पे जा रहा है, देखिए ये पीला जो है लाल के साथ है तो यथावत उसी तरह से बना हुआ है, और ये जो लाल है यह हरे के साथ है तो यह भी यथावत बना हुआ है, यानी ये स्वतंत्र रूप से जा रहे हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। और जब अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कंप्लीट होता है तो 4 कोशिकाएं बन जाती हैं, तो आपको पता ही है। तो ये क्या है, स्वतंत्र रूप से पीला और लाल, पीला लाल, और यहाँ पर लाल हरा, इस तरह से 4 कोशिकाएं बन रही है, और गुणसूत्र जो होते हैं स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। ये तो एक एवरेज जो है, औसतन जो एक संभावना बनती है वो ये होती है। लेकिन इस क्रिया से 2 संभावनाएं और बनती हैं, इनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जरा आइए इन संभावनाओं को भी देखते हैं, वो कौन कौन सी थी। यहाँ 2 संभावनाएं दी हुई हैं और उन 2 संभावनाओं को आपको देखना समझना है। तो चलिए देखते हैं। ये पहली संभावना देखिए, दोनों को कंपेयर करते चलेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो होता क्या है कि जो पहली संभावना अर्धसूत्री विभाजन प्रथम से देखिएगा, अभी वहाँ G1 और G2 नहीं देखते हैं, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की पश्चावस्था यहाँ भी देखिए, पश्चावस्था यहाँ देखिए, दोनों में क्या क्या अंतर है। तो देखिए इसमें क्या है, लाल के साथ हरा समजात गुणसूत्र है, पीले के साथ लाल समजात गुणसूत्र है, लेकिन यहाँ पर पलट गया है चीज। संभावना 2 हो सकती है, G2 के बाद 2 प्रकार की संभावनाएं होती हैं। तो दोनों में देखिए क्या फर्क आ रहा है कि अभी यहाँ लाल के साथ क्या है, हरा है, और यहाँ पीले के साथ जोड़ा कौन बनाया है, लाल बनाया हुआ है। लेकिन इसमें यदि आप देखेंगे तो लाल के साथ क्या है, लाल ही गुणसूत्र है, और पीले के साथ क्या है, हरा गुणसूत्र है। तो आप देखिए जो अगली अवस्था आती है अर्धसूत्री विभाजन प्रथम के बाद, ये देखिए क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन जब प्रथम हुआ तो उसके बाद 2 कोशिकाएं यहाँ बन गई, 2 कोशिकाएं यहाँ भी बन गई। तो देखिए हरे के साथ लाल था तो ये यथावत बना हुआ है, पीले के साथ हरे के साथ यहाँ लाल था गुणसूत्र तो यथावत बना है, और इसी तरह पीले के साथ जो लाल था वो भी यथावत बना हुआ है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें भी वही है कि लाल के साथ जो लाल था वो यथावत बना है, इसी तरह हरे के साथ जो हरा था ये भी यथावत बना हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि इसमें ये कहा जा सकता है कि लाल के साथ यदि लाल रहेगा, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि लाल के साथ लाल ही जाएगा, पीले के साथ हरा ही जाएगा। ये क्या हो सकता है कि यहाँ पर लाल के साथ हरा भी जा सकता है, पीले के साथ लाल भी जा सकता है। तो स्वतंत्र रूप से ये वंशागत होते हुए, और जब अर्धसूत्री विभाजन पूरा होता है यहाँ पर दोनों में देखिए, तो यहाँ देखिए जैसा शुरुआत में था इस संभावना में वैसा ही आखिरी में कोशिकाएं बनती है, नीलाल के साथ हरा, पीले के साथ लाल, इसी प्रकार से देख लाल के साथ लाल और पीले के साथ पीला गुणसूत्र यहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पर संभावना ये कहती है कि जो गुणसूत्र लाल वाला है, इस लाल वाले के साथ ये हरा वाला भी जा सकता है, वंशागत हो सकता है, ठीक है ना, और लाल के साथ ये लाल गुणसूत्र भी जा सकता है। इसी प्रकार से जो पीला वाला गुणसूत्र है वह हरे वाले के साथ भी हो सकता है और लाल वाले के साथ भी हो सकता है। तो इस प्रकार 2 संभावनाएं जो बन रही है, इन 2 संभावनाओं में यही कह रहा है। और ये जो कुल मिलाकर जो आप पढ़ रहे हैं, जो सिद्धांत आपको बताया जा रहा है, यह स्वतंत्र वंशागति का सिद्धांत है, जो किसने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने। तो इस तरह से गुणसूत्रों के उदाहरण के द्वारा, गुणसूत्रों की वंशागति के द्वारा हम स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की व्याख्या भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को गुणसूत्रों की वंशागति, यानी गुणसूत्री वंशागति जो हो रही है, यानी वंशागति का गुणसूत्री जो सिद्धांत है उसके द्वारा समझाइए, यानी एक्सप्लेन करिए। किसके द्वारा, स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम को गुणसूत्रों की वंशागति से संबंधित जो सिद्धांत है उसके द्वारा समझाइए। तो आपको ये पूरे जो ग्राफ है इनको बताते हुए संभावना 1 और 2 का ग्राफ बनाते हुए और इस चीज़ को समझा देना है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये बातें क्लियर हो जाएंगी। अब थोड़ा और आगे जब हम चलते हैं तो जीन जो हैं, उन जीनों और जो आपके गुणसूत्र हैं उन दोनों में कंपेयर करते हैं कि क्या जिस तरह से जीनों के बारे में हमने पढ़ा था
कि जीन जो होते हैं यह गुणसूत्रों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं। तो यहाँ पर इस थ्योरी में ये कहा गया कि जो गुणसूत्र होते हैं वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक गुणों को ले जाते हैं। तो क्या दोनों में समानता कुछ है? तुलनात्मक एक अध्ययन कर लेते हैं। अंतर भी कह सकते हो आप, अंतर आ भी सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये इसको पढ़ना जरूरी हो गया। तो देखो दोनों में क्या समानता है, दोनों सेट में होते हैं, जीन और गुणसूत्र ये दोनों क्या होते हैं, सेट में होते हैं, जोड़े में होते हैं। और जो एक जैसे जीन होते हैं, एक जैसे जो जीन होंगे, ठीक है ना, वो क्या होंगे, एक जैसे जो जीन है वो जोड़े में होंगे। एक जैसे व्यवहार करने वाले जो जीन होंगे वो क्या होंगे, जोड़े में होंगे। इसी प्रकार से एक जैसे गुणसूत्र, समजात गुणसूत्र भी जोड़े में होंगे। यानी जीन भी जोड़े में होते हैं और गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो गुणसूत्री सिद्धांत है वंशागति का, वो ये कहता है कि जो गुणसूत्र जोड़े में है, ठीक है ना, तो उनके जोड़े में जो जो जीन होते हैं, जो जीन होते हैं वो उनके समान स्थान पर स्थित होते हैं। जो जीन होते हैं समजात गुणसूत्रों के समान स्थान पर स्थित होते हैं। और जब वह युग्मक जनन की क्रिया होती है तो ये क्या होते हैं, जीन अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि एक सेट से केवल एक ही गुणसूत्र युग्मक में जाता है। इसलिए ये जीन और ये जीन जो होता है वो क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। यदि इनको हम इसको पॉइंटेड करें, यहाँ ए है और यहाँ स्मॉल ए है, ये दोनों जीन क्या है, समान है, तो गुणसूत्र जब युग्मकों में जाएंगे तो इन सेट में से केवल एक ही गुणसूत्र जाएगा, तो ये जीन के जोड़े जो हैं ये पृथक पृथक हो जाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे यही बात कह रहा है कि युग्मक जनन के दौरान इस प्रकार बीज संयोजित होते हैं कि एक युग्मक जोड़े में से केवल एक ही जा पाता है। चाहे वो जीन की बात करें और चाहे गुणसूत्र की बात करें, ठीक है ना। अभी हम दोनों चीज़ को देखें, ये गुणसूत्र है और ये जीन है। तो चाहे जीन की हम बात करें और चाहे गुणसूत्र की बात करें, तो जोड़े में से केवल एक ही, या चाहे जीन कहो चाहे गुणसूत्र कहो, एक ही संख्या में जा सकता है। कब, युग्मक जनन के समय। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मक जनन के समय जोड़े में से केवल एक ही जीन अथवा एक ही गुणसूत्र जाएगा, ठीक है ना। युग्मक जनन के समय ये दोनों को बात ध्यान रखना है कि युग्मक जनन के समय वियोजन जब इनका होगा तो इसमें से एक ही जाता है। फिर अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र भी संयोजित होते हैं। अलग अलग जोड़े जो होंगे, एक जोड़ा ये है, एक अगला जोड़ा ये है, अब ये अलग प्रकार से बीज संयोजित होगा, ये अलग प्रकार से बीज संयोजित होगा। मतलब ये सेट अलग प्रकार से बीज संयोजित या पृथक होगा और ये जोड़ा अलग प्रकार से बीज संयोजित होगा। तो दोनों जो सेट हैं वह एक दूसरे के बीज संयोजन को या पृथककृत होने के सिस्टम को, प्रक्रिया को क्या करेंगे, प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों में बातें कही गई हैं। एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र बीज संयोजित होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये तो कुछ कंपेयर करने की चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें जीन और गुणसूत्र को हमने देखा कि दोनों के व्यवहार, दोनों के जो लक्षण हैं लगभग मिलते जुलते हैं। इसलिए इस थ्योरी में जो बल दिया गया है वो किसको दिया गया है, गुणसूत्र को दिया गया है। अर्थात इस थ्योरी की निचोड़ बातें जो है, सारांश हैं, वो ये कहती हैं कि जो वंशागति हो रही है, गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का जिम्मेवार कौन होता है, तो वो होता है गुणसूत्र, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस थ्योरी के द्वारा हम ये जान पाए हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वही वंशागति के लिए जिम्मेवार होते हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो यह सिद्धांत है यह आपको समझ में जरूर आया होगा, ठीक है। और आगे भी इसी तरह हम क्रम से एक एक वीडियो, एक एक बिंदु लेके आते रहेंगे, और इस उम्मीद के साथ कि आप प्रत्येक वीडियो को अच्छे तरीके से देखेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे हम और आपको बताना चाहेंगे कि वीडियो देखें और पुस्तक में जो लिखी हुई चीज़ें हुए उनको भी पढ़ें। दोनों को कंपेयर स्टडी करेंगे तो मुझे लगता है कि ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी आपको। यद्यपि अंतर कुछ होता नहीं, मैं वहीं से कोशिश करता हूँ कि पूरी चीज़ें आपको प्रस्तुत करूँ, आपके सामने रखूँ, ठीक है। फिर भी आपको एक बार लिखित चीज़ें एक बार वीडियो से देखेंगे तो आप ज़्यादा क्लियर होंगे, ठीक है। इसके पिछले वीडियो में आपको ये बताया गया है कि किस तरह से
आप अध्ययन करें, अपनी तैयारी करें, जिससे हमारा 100% और बढ़िया रिज़ल्ट आए, ठीक है? तो इसलिए प्लेलिस्ट में जाकर मोटिवेशन का भी वीडियो आप देख लें, ताकि आपको किसी भी विषय को पढ़ने और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में हम किस तरह से तरीका अपनाएं, क्या ऐसे हम तरीके से पढ़ें जिससे हमारा बेहतर से बेहतर रिजल्ट आए, इसका पूरा फुल एक्सप्लेन और पूरी एक एक चीज़ को हम लेकर के वीडियो में और आपको बताने की कोशिश किए हैं। तो यदि उस वीडियो को आपने नहीं देखा है, ठीक है, कि हम मेरिट में आने के लिए किस तरह से तैयारी करें, तो ये हमारा वीडियो है, प्लेलिस्ट में जाएं और मोटिवेशन के चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से देखें। और फिर यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करें, ठीक है? जितने वीडियो यदि आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी करें, ठीक है? इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद आपका, और अगली वीडियो में हम फिर से मिलते हैं।